रत्ना जी को लंबी लंबी डींगे हाँकने की बुरी बीमारी होती है, और वो भी सिर्फ अपनी बड़ी बहू लतिका को नीचा दिखाने के लिए। जब से रत्ना ने अपने छोटे बेटे यथार्थ की शादी संस्कृति के साथ की थी, वो लतिका को और ज्यादा डिमोरलाइज करती। उसके किए हुए काम की रत्ना की नजरों में रत्ती भर भी वैल्यू नहीं थी। लतिका कूलर के सामने खड़ी होकर अपना पसीना सुखा रही होती है। अरे अब सामने से हट जा। कूलर के सामने ऐसे खड़ी हो गई है जैसे सबसे ज्यादा गर्मी तुझे ही लगती है। हमें भी उतनी ही गर्मी लगती है भाई, हमें भी कूलर की हवा खाने दे। मम्मी जी, अभी भी किचन से आई हूँ। सुबह 6 बजे से किचन में खड़ी हूँ। कभी किसी को चाय दे रही हूँ, कभी किसी को नाश्ता, कभी किसी को लंच का डिब्बा। गर्मी तो लगेगी ना। अरे तो कौन सा पहाड़ तोड़ दिया है? मुश्किल से 4 लोगों का परिवार है हमारा। 4 लोगों का खाना बनाने में भी तेरी जान निकल जाती है। हमारे जमाने में जॉइंट फैमिली थी। सास ससुर के साथ साथ तेरे चाचा ससुर और चाची ससुर भी थे, साथ में उनका भी परिवार। मैं इकट्ठे 20-20 लोगों का खाना बना लेती थी। उस पर से तेरे पापा जी मोहल्ले से अपने 2-4 दोस्तों को रोज खाने पर बुला लिया करते थे। मैंने तो कभी उफ तक नहीं की थी। उस समय भी गर्मी पड़ती थी, तब तो हमें खाना भी मिट्टी के चूल्हे पर बनाना पड़ता था। एक बार में मैंने 50-50 रोटियां बनाई हैं, लेकिन मजाल है 1 मिनट भी मैं चैन से बैठी हूँ। सारा काम खत्म करने के बाद सीधा रात में ही आराम मिलता था। और एक तू है, 4 लोगों का खाना बनाने में तेरी जान निकल जाती है। रत्ना जी की कही एक एक बात झूठ थी, लेकिन इतना झूठ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ी बहू लतिका को नीचा दिखाने के लिए कहा होता है। उनका परिवार 4 लोगों का नहीं बल्कि 7 लोगों का होता है, लेकिन गिनती वे 4 लोगों की ही करती है। और तो और वो खुद कभी जॉइंट फैमिली में रही नहीं थी। शादी होते ही उन्होंने अपना अलग घर ले लिया था। लेकिन इतनी लंबी चौड़ी डिंगे सिर्फ इसलिए हाँकी गई क्योंकि लतिका पर अपना धौंस भी तो जमाना था। उसे ये एहसास भी तो दिलाना था कि उसने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया है। यहाँ तक कि रत्ना देवी ललिता के काम को और बढ़ाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। देख, सोफे के पास कल से ये बोरी रखी हुई है, लेकिन तूने अभी तक इसे यहाँ से नहीं हटाई। सॉरी मम्मी जी, मैंने देखा नहीं। इस बोरे की ओर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था। अरे तेरा ध्यान क्यों जाएगा, तुझे तो काम से एलर्जी है ना। ले जा इसे यहाँ से। लेकिन इस बोरे में है क्या? लतिका बोरी खोलकर देखती है तो उसमें गेहूं रखे थे। मम्मी जी, इतने सारे गेहूं लेकर क्यों आई हैं? गेहूं किस काम आते हैं? गेहूं के आटे से रोटियां बनती है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही है? जा जाकर इन गेहूं को धोकर छत पर सुखा ले, उसके बाद इन्हें चक्की से पिसवा कर ले आना। लेकिन मम्मी जी, हम तो बाजार से चक्की का आटा खरीद लेते हैं। सारा दिन बस हमें बाजार का खाना खिलाती रहना। कभी ये नहीं सोचा तूने कि घर वालों को शुद्ध घर के आटे की बनी रोटियां खिला दूं? अरे तुझे तो मैंने सिर्फ इसे धोने और सुखाकर चक्की में पिसवाने के लिए कहा है। जब मैं बहू थी ना, तब अपने पूरे परिवार के लिए खुद अपने हाथों से चक्की में गेहूं पीसती थी और घर वालों को घर के आटे की बनी रोटियां खिलाती थी। लतिका गेहूं की बोरी किचन में ले जाती है और उसे धोकर सुखाती है। फिर शाम को सारे गेहूं ले जाकर चक्की में उसका आटा पिसवा कर लाती है। मम्मी जी, मैंने आटा पिसवा दिया है। ला, मेरे सिर पर रख दे। अगर तूने आटा पिसवा दिया है तो ले जाकर किचन में रख देना, मुझे क्यों बता रही है? मैंने कभी अपनी सास को तेरी तरह काम नहीं गिनवाए। मम्मी जी मैंने ये कर दिया, मम्मी जी मैंने वो कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया। रत्ना की बातों से लतिका को बहुत दुख पहुंचता है। वो आटे की बोरी लेकर किचन में जाती है, तभी उसके ससुर की आवाज आती है। लो रत्ना, तुमने जितने मसाले कहे थे सब ले आया हूँ, जल्दी से इन्हें रख लो। रत्ना लतिका को आवाज लगाती है। लतिका बहू, हाँ लतिका बहू। लतिका जो कि किचन में पानी पी रही थी, जिस कारण वो जवाब नहीं दे पाती। अरे कहाँ रह गए, जवाब क्यों नहीं देती? मैं तो अपनी सास की एक आवाज पर दौड़ी चली आती थी, लेकिन इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कितना भी चिल्लाती रहूं, इसके कानों में जूं नहीं रेंगती। लतिका किचन से बाहर आती है। जी मम्मी जी। अरे देख क्या रही है, अपने पापा जी के हाथों से मसालों का झोला ले ले। मसालों का झोला? लेकिन मसाले तो मैं कल लाने ही वाली थी। लतिका पीयूष के हाथ से झोला ले लेती है। ये सूखे मसाले, अब से घर में बाजार के मसाले नहीं आएंगे। इन मसालों को धोकर सुखाकर घर में पीस लेना। शुद्ध रहेंगे तो खाने में स्वाद आएगा। ऐसे तो तेरे हाथ के बने खाने में स्वाद ही नहीं होता। इतना ही नहीं, रत्ना छोटी बहू संस्कृति और लतिका के बीच में भेदभाव भी करती थी। संडे के दिन लतिका सुबह उठकर सबके लिए चाय और नाश्ता बनाती है। बहू, आज दिन के खाने में कड़ी चावल बना लेना। मम्मी जी, आज तो खाना संस्कृति बनाएगी ना, आप उसे बता दीजिए ना। एक तो बेचारी पूरे सप्ताह ऑफिस में काम कर करके थक जाती है। एक दिन संडे को उसे रेस्ट मिलता है तो तुझे आराम करने नहीं देगी?
अरे तू एक दिन और खाना बना लेगी तो घिस नहीं जाएगी? सिर्फ खाना ही बनाना है तुझे, कौन सा ऑफिस जाकर काम करना है? दिन का खाना बना के आराम कर लेना। वैसे भी सारा दिन तो आराम ही करती है, घर का काम होता ही क्या है। जिस दिन तू संस्कृति की तरह खटना सीख जाएगी ना, उस दिन संडे को तू भी छुट्टी कर लेना। जा आप जाकर कड़ी बना ले। ठीक है मम्मी जी। लतिका किचन में जाने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है संस्कृति खड़ी है। संस्कृति तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। नहीं भाभी, आज खाना मैं बनाऊंगी, आप जाकर आराम करो। लतिका रत्ना की ओर देखने लगती है, कहीं मम्मी जी उसे फिर से कोई लेक्चर ना पिला दे। संस्कृति बहू तो क्यों खाना बनाएगी? लतिका है ना, अरे वो सारा दिन घर में ही तो रहती है, करती क्या है, बना देती उसे। मम्मी जी, इस घर में मैं भी तो रहती हूँ और आज तो मैं 2 घंटे ज्यादा सोई हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ, मैं खाना बना लूंगी। संस्कृति लतिका की ओर इशारा करती है। लतिका अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है और संस्कृति किचन में खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद मोहल्ले की 2 औरतें रत्ना से मिलने उसके घर आती हैं। आइए आइए शर्मिला जी, कितने दिनों के बाद आज आप दोनों से मिलना हुआ। बैठिए बैठिए। क्या करे बहन जी, घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे आपकी छोटी बहू कहाँ है? हम उसे रोज ऑफिस जाते हुए देखते हैं, आज भी ऑफिस गई है क्या? आज तो संडे है, संडे कौन सा ऑफिस होता है, आज तो उसकी छुट्टी होगी ना। अरे वो घर पर ही है, उस बेचारी को कहाँ फुर्सत मिलती है। पूरे सप्ताह दौड़ती भागती ऑफिस जाती है, सारा दिन ऑफिस में काम करती है। घर आने के बाद भी उसे चैन नहीं है, लैपटॉप पर भी काम करती रहती है। उसके बाद भी आज उसने टाइम निकालकर इतने बड़े परिवार के लिए खाना बनाया है। गौर कीजिएगा, जब रत्ना की बड़ी बहू लतिका सबके लिए खाना बनाती है तब यही रत्ना जी कहती है, 4 लोगों का तो परिवार है, तूने कौन सा बड़ा काम कर दिया है। और वहीं आज जब छोटी बहू ने खाना बनाया है तो रत्ना देवी के सुर बदल गए। मेहमानों से कह रही हैं, बेचारी ने इतने बड़े परिवार का खाना अकेले बनाया है। दरअसल रत्ना जी का ये दोहरा व्यवहार सिर्फ इसलिए था कि छोटी बहू संस्कृति जॉब करती थी और पैसे कमाकर घर लाती थी और वहीं लतिका एक हाउसवाइफ थी। लतिका के हाउसवाइफ होने के कारण घर में उसकी कोई पूछ नहीं थी। रत्ना की नजरों में घर के काम की कोई अहमियत नहीं थी। मेहमानों के सामने वो अपनी दोनों बहुओं को बाहर बुलाती है। संस्कृति और लतिका अपने अपने कमरे से बाहर आती है। लतिका बहू, तू जाकर मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। मम्मी जी, चाय नाश्ता मैं बना कर लाती हूँ, भाभी जी को यहीं बैठने दीजिए। अरे तू चुप कर, तू यहाँ बैठ, लतिका को किचन में जाने दे। अरे तू इतना काम करती है, आज तूने सबके लिए खाना भी बनाया है। यह महारानी क्या करेगी? इसे ना ऑफिस जाना है ना घर में कोई काम करना है, घर में ही तो बैठी रहती है, बनाने दे इसे। लतिका किचन में चली जाती है। संस्कृति को रत्ना का लतिका के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी देर बाद वो भी किचन में जाकर लतिका का हाथ बटाने लगती है। संस्कृति, तुम जाकर बाहर बैठो ना, मैं सब कर लूंगी। नहीं भाभी, आप रोज काम करती हो, आज मैं घर पर हूँ, मुझे भी कुछ करने दो। लतिका पूरे घर का ख्याल रखती है, लेकिन रत्ना को ये सब दिखाई नहीं देता। वो सुबह उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है, लंच तैयार करती है। यहाँ तक कि संस्कृति सुबह 8 बजे ऑफिस चली जाती है और उसका देवर यथार्थ 9 बजे जाता है। यथार्थ के सारे काम भी लतिका ही करती है। भाभी, मेरी शर्ट प्रेस हो गई? हाँ देवर जी, कल ही प्रेस वाला कपड़े देकर गया है। आपकी शर्ट मैंने आपकी अलमारी में रख दी है। ठीक है, अब जल्दी से नाश्ता लगा दो। मैंने आपका और आपके भैया का नाश्ता भी टेबल पर लगा दिया है। आपकी ब्लैक कॉफी भी बनाकर रख दी है। तभी आयुष उसे आवाज देता है, लतिका, ओ लतिका। लतिका अपने कमरे में जाती है। लतिका, मेरा रुमाल कहाँ रखा है? और कल जो नई डायरी लेकर आया था वो तुमने कहाँ रखी? डायरी आपके साइड टेबल में रखी है और रुमाल आपकी अलमारी में है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मिल गया मिल गया। अब जल्दी से नाश्ते की टेबल पर आ जाइए। दोनों भाई नाश्ते की टेबल पर आते हैं, जहां पीयूष और रत्ना पहले से नाश्ता कर रहे होते हैं। आयुष और यथार्थ भी नाश्ता करते हैं। लतिका ने सबके लिए चाय और यथार्थ के लिए उसकी मनपसंद ब्लैक कॉफी तैयार करके रखी होती है। नाश्ता करने के बाद, अच्छा अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तभी लतिका किचन से यथार्थ और आयुष के लंच का डब्बा लेकर बाहर आती है। यथार्थ, अपना लंच तो ले लो, वरना ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा। भाभी, आपके रहते हुए मैं भूखा रह सकता हूँ भला? लतिका धीरे से मुस्कुरा देती है। वो आयुष को भी उसका लंच बॉक्स देती है और दोनों को ऑफिस के लिए विदा करती है। घर के सभी सदस्य लतिका के योगदान को अप्रिशिएट करते हैं, सिवाय रत्ना के। सबको नाश्ता कराने के बाद जब लतिका खुद नाश्ता करने बैठती है तो रत्ना का लेक्चर शुरू हो जाता है। दिन के 11 बजे तू नाश्ता कर रही है? अरे किसको दिखा रही है ये सब? तुझे तो घर में ही रहना है, ज्यादा कुछ करती भी नहीं है। तू समय पर नाश्ता क्यों नहीं कर लेती? मम्मी जी, ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती। हाँ, मैं संस्कृति की तरह जॉब नहीं करती हूँ।
लेकिन पूरे दिन घर का काम करती हूँ, जो एक जॉब से भी बढ़कर है। काम तो हम भी करते थे लतिका बहू, लेकिन तेरी तरह काम का ढिंढोरा नहीं पीटते थे। अरे मुझे भी पता है घर का क्या ही काम होता है। नाश्ते में सबके लिए 2 पराठे ही तो सेकने होते हैं, और दिन के खाने में दाल चावल ही तो बनाना होता है। चूल्हे पर एक तरफ दाल चढ़ा दो, दूसरी तरफ चावल, आधे घंटे में बन गया खाना। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे रोज 5 स्टार होटलों की तरह 56 भोग बनाती हो। घर में भले ही सभी लोग 4 पराठे खाते हो, लेकिन लतिका के काम को नीचा दिखाने के लिए रत्ना उसके कामों की गिनती ही नहीं करती थी। उसकी नजरों में काम सिर्फ संस्कृति करती थी। दिन पर दिन लतिका के प्रति रत्ना का व्यवहार और रूखा होता जा रहा था, जिसे संस्कृति भी नोटिस कर रही थी। उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब संस्कृति लतिका के सपोर्ट में आगे आती है। एक शाम जब लतिका सब्जी लाने बाजार जा रही थी, तभी संस्कृति ऑफिस से घर में एंटर करती है। कहाँ जा रही हो भाभी? सब्जी लाने जा रही हूँ। तुम फ्रेश होकर बैठो, मैं आकर चाय बनाती हूँ। आपको सब्जी लाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आई हूँ सब्जी। संस्कृति बहू, तूने क्यों इतनी मेहनत की? लतिका को तो सब्जी लेनी होती है, तो ऑफिस में थक जाती होगी, ऑफिस से सीधे घर आ जाया कर बेटा। इसमें मेहनत कैसी मम्मी जी? सब्जी मंडी मेरे ऑफिस से कुछ ही दूरी पर है, मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है। अब से मैं ही सब्जी ले आया करूंगी, इससे लतिका भाभी का टाइम भी बचेगा। इस तरह से अब संस्कृति घर के काम का भी बंटवारा कर लेती है। लतिका भाभी, अब से रात का खाना मैं बनाया करूंगी, आप दिन का खाना बनाया करना। लेकिन मम्मी जी गुस्सा करेंगी। मम्मी जी को मैं संभाल लूंगी, आप उनकी चिंता मत करो। जब संस्कृति रात का खाना बनाने लगती है। संस्कृति बहू, तू क्यों खाना बना रही है? लतिका को बनाने देना। तो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से लौटी है, थक गई होगी, जा जाकर आराम कर। नहीं मम्मी जी, ऑफिस से आने के बाद मैंने 2 घंटे आराम कर लिया था। अब मुझे बहुत बोरियत हो रही थी, इसीलिए मैंने लतिका भाभी से कहा कि खाना मैं बनाऊंगी, इससे मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अब खाली बैठे बैठे मैं करती भी क्या। इस तरह से देवरानी अपनी जेठानी की हेल्प करना शुरू कर देती है, लेकिन इसमें भी रत्ना को चैन नहीं मिलता। आजकल संस्कृति लतिका की बड़ी मदद कर रही है। मैं अभी देखती हूँ कब तक मदद करेगी। जब ऑफिस चली जाएगी तब लतिका की मदद करने कौन आएगा। लतिका के काम को जीरो साबित करने के लिए रत्ना अपनी बहन कल्पना को उसकी फैमिली के साथ 2 दिन के लिए अपने घर बुला लेती है, जो कि उसी शहर में रहती थी। लतिका बहू, मेरी बहन कल्पना अपने बेटे बहू के साथ हमारे घर आ रही है। वो लोग 2 दिन हमारे घर रहेंगे, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मम्मी जी, मैं मौसी जी और उनकी फैमिली के आओ भगत में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। दूसरे दिन लतिका की बहन कल्पना अपने बेटे बहू के साथ उनके घर आ जाती है। तब तक संस्कृति ऑफिस जा चुकी होती है। लतिका सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई कर देती है और घर का अच्छे से डेकोरेशन भी करती है। रत्ना बहन, तेरी बहू ने तो घर को काफी अच्छे से सजा कर रखा हुआ है। अरे तो इसे करना ही क्या होता है? इसे कौन सा ऑफिस जाना है? अब सारा दिन घर में पड़ी रहेगी तो ये कुछ भी नहीं करेगी क्या? इससे इसका टाइम पास भी तो हो जाता है। वैसे भी इसके पास करने के लिए कुछ और तो है नहीं। सही कहा मौसी जी आपने, बिना काम के ना इंसान बोर होता है। वैसे भाभी जी ने खाना भी बहुत बढ़िया बनाया था, मानना पड़ेगा भाभी जी के हाथों में जादू है। अरे इसने तो कुछ भी नहीं बनाया, खाना तो हम बनाते थे। घर में जब मेहमान आते थे तो 10-10 वैरायटी का खाना तो मैं चुटकियों में बना देती थी, चुटकियों में। लतिका के तो पसीने छूट जाते हैं। लतिका चाहे जितना भी काम कर ले, लेकिन रत्ना कभी उसकी तारीफ में 2 शब्द नहीं बोल सकती थी। सभी लोग दोपहर का खाना खाकर ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं, तभी घर की डोरबेल बजती है। लतिका बहुत जरा देख, इस वक्त कौन आ गया। लतिका दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी देवरानी संस्कृति खड़ी है। अरे संस्कृति, तुम आज जल्दी आ गई? हाँ भाभी, आज ऑफिस में मेरे बॉस नहीं थे, इसलिए हम सबने जल्दी छुट्टी कर ली। सोचा मौसी जी आई हैं तो उनसे मिलना भी हो जाएगा, क्योंकि मौसी जी। हाँ हाँ बहू, अच्छा हुआ जो तू आ गई। दरअसल संस्कृति ने सबसे झूठ बोला होता है। वो लतिका की मदद करने के लिए ऑफिस में हाफ डे की छुट्टी लेकर आ जाती है। शाम से वो किचन संभाल लेती है। ये संस्कृति बहू किचन में क्या कर रही है? तभी संस्कृति हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है, जिसमें चाय के साथ हलवा और पकौड़े भी होते हैं। ये लीजिए, आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। अरे तुझे ये सब करने की क्या जरूरत थी संस्कृति बहू? लतिका कहाँ गई? मम्मी जी, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, मैंने और भाभी ने मिलकर किया है। आखिर ऑफिस से घर आने के बाद मैं करती भी क्या हूँ? घर में काम ही कितना होता है, थोड़ा बहुत तो काम होता है, और फिर सारा टाइम खाली ही बैठे रहना होता है। सोचा वही कर लूं, क्यों मम्मी जी, है ना? संस्कृति का जवाब सुनकर रत्ना झेंप जाती है। हाँ बहू, तूने ठीक किया। थोड़ी देर में घर के सभी सदस्य वहां आ जाते हैं और सभी चाय नाश्ते का आनंद लेते हैं। रात में लतिका बहू, रात के खाने में कुछ अच्छा बना ले।
खाने में कम से कम 5 वैरायटी तो होनी चाहिए, साथ में कुछ लस्सी या रबड़ी भी बना लेना। कल्पना को दूध से बनी मिठाइयां बहुत पसंद है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, मौसी जी 2 दिनों के लिए आई हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना उन्हें बाहर वाटर रेस्टोरेंट में घुमा लाए। हमारे यहाँ शहर में नया वाटर रेस्टोरेंट खुला है जहाँ हम अभी तक नहीं गए हैं। वाटर रेस्टोरेंट? हाँ, वहाँ ना पानी के अंदर रेस्टोरेंट है। मैंने सुना है वहाँ का खाना भी बहुत बढ़िया है। आज वहीं चलते ना? ठीक है बहू, ऐसा कर लेते हैं। वैसे भी हमने बहुत दिनों से बाहर का खाना नहीं खाया। संस्कृति सबको वाटर रेस्टोरेंट में ले जाती है। इस तरह से लतिका को रात का खाना बनाने से फुर्सत मिल जाती है। इसी तरह दूसरे दिन संस्कृति सुबह उठकर किचन में लतिका का हाथ बटा रही थी। संस्कृति बहू, आज तो ऑफिस नहीं गई? मम्मी जी, मौसी जी आज चली जाएंगी। मैंने सोचा आज मौसी जी के साथ समय गुजार लूं। मुझे उनके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। और फिर आज तो मैंने मूवी का प्लान किया है। हम लोग नाश्ता करके मूवी देखने चलते हैं ना? इस तरह से संस्कृति द्वारा दूसरा दिन भी मैनेज हो जाता है और सबको वो मूवी दिखाने ले जाती है, जिसके बाद वो सबको दिन का खाना बाहर खिलाती है। शाम को मेहमानों के जाने के बाद रत्ना इस बात से बुरी तरह से चिढ़ जाती है कि उसे लतिका की बेइज्जती करने का मौका ही नहीं मिला। संस्कृति बहू, कल्पना तो बहुत खुश होकर गई है। तेरी वजह से मेहमानों की बहुत अच्छी खातिरदारी हुई है, वरना लतिका के बस का नहीं था ये सब। अब संस्कृति से रहा नहीं जाता। वो अपनी सास को अच्छा खासा जवाब देती है। मम्मी जी, आप मेरी तारीफ इसलिए करती है ना क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, लेकिन अगर इस घर में लतिका भाभी नहीं होती तो मैं कभी जॉब नहीं कर पाती। ये क्या कह रही है तू? सच्ची तो कह रही हूँ। लतिका भाभी की वजह से मैं जॉब पर जा पाती हूँ। मेरे जाने के बाद यथार्थ का ख्याल कौन रखता है? लतिका भाभी। वो समय पर उसे नाश्ता कराती है, उसे लंच पैक करके देती है, उसके कपड़े, जूते, मोजे सबका ध्यान रखती है और फिर घर का सारा काम करती है। अगर लतिका भाभी नहीं होती तो ये सब काम मुझे करने पड़ते, जिस कारण मैं जॉब पर नहीं जा पाती। लतिका भाभी है तभी मैं बेफिक्र होकर अपनी नौकरी करती हूँ, वरना मेरा सारा ध्यान घर पर ही लगा रहता। लतिका भाभी पूरे घर को संभाले हुए है, उसके बाद भी आप लतिका भाभी को हर वक्त नीचा दिखाती रहती हैं। अब रत्ना को होश आ जाता है। वो समझ जाती है कि वो अपनी बड़ी बहू के साथ कितना गलत कर रही थी। असल में घर का काम एक जॉब से कम नहीं होता और घर उसी से चलता है जो पूरे घर को संभालता है। नेहा के घर पर उसकी मम्मी किरण और नेहा बैठकर आकाश का बायोडाटा देख रहे थे। नेहा बेटा, देख इस लड़के आकाश का रिश्ता आया है। 2-3 बायोडाटा और भी हैं, पर इस लड़के का पैकेज बहुत ही शानदार है। क्या बात कर रही हो मम्मी? जरा दिखाओ क्या लिखा है इसके बायोडाटा में। अरे देख, इसका सालाना पैकेज तो बहुत ही बढ़िया है। वैसे ये जो दूसरा लड़का है ना, इसकी भी फैमिली अच्छी है, पर पैकेज थोड़ा ठीक ठाक ही है। मम्मी, जिसका पैकेज सबसे बेस्ट है ना, बस उसी लड़के आकाश से मेरी मीटिंग फाइनल करा दो। पागल हो गई है क्या बेटा? पहले लड़का तो देख ले, तूने उसका नेचर समझा? ओहो मम्मी, क्या देखो उसमें? आजकल की लाइफ में ऐश करना ज़्यादा ज़रूरी है। वो इतना कमाता है कि मुझे खुश रखेगा, सारे शौक पूरे करेगा, और क्या चाहिए ज़िंदगी में। कुछ दिनों बाद आकाश और नेहा शादी से पहले कैफ़े में अपनी पहली मीटिंग के लिए मिले थे। देखो नेहा, मैं ऐसी जॉब में हूँ जहाँ मुझे दिन रात भी काम के सिलसिले में निकलना पड़ता है। कभी कभी देर हो जाती है, तो तुम ये सब एडजस्ट कर लोगी ना? मैनेज कर पाओगी ना? हाँ हाँ, सब मैनेज कर लूँगी, तुम टेंशन मत लो, सब आराम से हो जाएगा। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम अपने बारे में बताओ, कुछ पूछना चाहती हो? देखो आकाश, मैं एक बात पहले ही साफ कह देती हूँ, मैं शादी के बाद नौकरी नहीं करूँगी। मुझसे सुबह सुबह उठकर जॉब वॉब नहीं हो पाएगी। अरे हाँ, मुझे वैसे भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना कमाता हूँ, मैं खुद इतना कैपेबल हूँ कि तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ महीनों के बाद दोनों की शादी खूब धूमधाम से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद सुबह के वक्त आकाश डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठा था। नेहा, सुनो ना यार, प्लीज़ मुझे सुबह सुबह नाश्ते में सैंडविच मत दिया करो। मैदा खाने से मुझे पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। ओहो आकाश, अब सुबह सुबह मुझसे ये सब नखरे मत करवाया करो। नखरे नहीं नेहा, सच में दिक्कत होती है। तुम मुझे सुबह कुछ लाइट खाने को दे दिया करो, या सिर्फ 1 गिलास जूस दे दोगी तो भी चलेगा। देखो प्लीज, मुझसे ना सुबह उठकर ये सब उम्मीदें मत रखो तुम्हारे खाने वाने की। कोई बाई लगवा लो या मम्मी जी से बोल दो, वो कर देंगी। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं कर पाऊंगी। पर नेहा, तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा बहुत तो तुम्हें देखना ही चाहिए ना। देखो आकाश, मैंने अपने मायके में भी कभी किचन का कोई काम नहीं किया, तो इस घर में भी मुझसे नहीं होने वाला। सो प्लीज ये टॉपिक यहीं क्लोज करो। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले आकाश अपने कमरे में अलमारी के पास खड़ा था।
आकाश सुनो ना, मुझे कुछ खर्चे के लिए पैसे चाहिए थे। आज दोस्तों के साथ बाहर जाने का प्लान है। हाँ क्यों नहीं, बताओ कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? कैश नहीं चाहिए यार, बार बार मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई परमानेंट सॉल्यूशन करो ना। चलो ठीक है, तुम ये लो मेरा पर्सनल क्रेडिट कार्ड रख लो। तुम्हें जब जब जो भी ज़रूरत पड़े, शॉपिंग करनी हो या दोस्तों के साथ जाना हो, इससे भुगतान कर देना। थैंक्स आकाश, अब आया ना कोई ढंग का सॉल्यूशन। अब मुझे बार बार तुमसे पैसे मांगने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तुम ऑफिस जाओ, मैं अपना प्लान देखती हूँ। शादी के 1 महीने बहुत अच्छे से बीत चुके थे। एक दिन रात के करीब 3 बजे ऑफिस का काम खत्म करके आकाश बेहद थका हुआ अपने घर लौटा था। यार आज तो ऑफिस में सचमुच बहुत ज़्यादा काम था, पैर हिलाने की भी हिम्मत नहीं बची है। आज तो मेरी खैर नहीं, इतना लेट हो गया हूँ, गुस्से में उसने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। आकाश पूरे रास्ते बस यही सोच रहा था कि घर जाते ही गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। उसने नेहा को फ़ोन भी किया पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। तभी वो घर में घुसा तो लिविंग रूम की बत्तियां बंद थी और नेहा बिना कोई फिक्र किए अपने कमरे में आराम से सो चुकी थी। पूरे कमरे में अंधेरा है, इसका मतलब नेहा आराम से सो रही है। उसने एक बार भी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं इतनी रात तक घर क्यों नहीं आया। ना कोई मैसेज किया और ना ही जागकर इंतज़ार किया। उसे अपनी नींद और आराम के आगे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं रहती है क्या? थका हारा आकाश जब डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा तो उसकी बूढ़ी माँ सुमित्रा जी रसोई से बाहर आई। अरे बेटा आकाश, तू इतना लेट कैसे हो गया? तुझे कितनी बार फ़ोन भी किया था पर तेरा फ़ोन नहीं लग रहा था। हाँ मम्मी, आज ऑफिस में क्लाइंट्स की बहुत ज़रूरी मीटिंग थी। आप अभी तक जगी हुई हो, रात के 3 बज रहे हैं। बहुत थक गया होगा ना तू आज। चल तू हाथ मुँह धोकर आ, मैं रसोई में तेरे लिए गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। अभी तुरंत ताज़ा ही बनाया है। वैसे नेहा कहाँ है मम्मी? वो कमरे में नहीं दिख रही। अरे बेटा वो तो सो गई, थक गई होगी बेचारी। आज दिन भर बाहर गई हुई थी कहीं अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग पर। अभी थोड़ी देर पहले ही तो घर आई है। अच्छा मम्मी, कमाल है, आप इस उम्र में भी रात के 3 बजे मेरे खाने के लिए जागी हुई हो और उसे मेरी ज़रा भी फिक्र नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, तो इन सब बातों को दिल से मत लगा। कोई तो है ना घर में जो तेरा इंतज़ार कर रहा है, तेरे लिए जगा हुआ है। पर मम्मी वो मेरी वाइफ है, उसकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। ये बात ज़्यादा ज़रूरी है कि तू घर सही सलामत आ गया। चल अब चुपचाप हाथ मुँह धोकर आ और खाना खा ले। अगली सुबह जब आकाश तैयार होकर लिविंग रूम में आया तो नेहा सोफे पर बैठकर बड़े आराम से मोबाइल चला रही थी। नेहा, कल रात मैं ऑफिस के काम से इतना लेट आया, तुमने एक भी बार मुझसे पूछा तक नहीं कि क्या प्रॉब्लम थी। कम से कम एक कॉल तो कर लेती। अरे यार आकाश, तुम सुबह सुबह फिर से वही बात लेकर बैठ गए। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही तो तुम्हारा पोजीशन ऑफिस में ऊपर होगा ना। मेहनत करना अपनी जगह है नेहा, लेकिन एक रिश्ते में केयर होना भी तो जरूरी है ना। तुम्हें मेरी फिक्र होनी चाहिए थी। तुम अपनी बात सोचते हो, कभी मेरी तरफ से भी सोचो कि सोसाइटी में मेरा स्टेटस सिंबल क्या होगा। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी की होने वाली सीईओ की पत्नी बनना चाहती हूँ। बहू, काम अपनी जगह है पर आधी रात को पति घर आए तो एक गिलास पानी पूछना हर पत्नी का फर्ज होता है। मम्मी जी, आप बीच में प्लीज मत बोलिए, आप लोग पुरानी सोच के हो। आकाश, तुम कभी उस ओहदे पर पहुंचो तो सही, तब देखना सब हमारी कितनी इज्जत करेंगे। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि मैं दिन रात काम करके बस वो सीईओ की पोजीशन पाऊं? तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, बस वो पोस्ट जरूरी है। और क्या डार्लिंग, तुम सीईओ की पोजीशन पाओगी तभी तो मेरी जिंदगी में असली ऐश होगा, समझे? बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले और हाई फाई सोसाइटी के लोगों में उठना बैठना, इसी को तो लाइफ कहते हैं। बेटा आकाश, तू शांत हो जा। बहू पैसों से घर चलता है पर रिश्तों से परिवार बनता है। इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। हाँ मम्मी, मैं अब अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे नेहा, तुम्हें ऐश करने के लिए मैंने अपना पर्सनल क्रेडिट कार्ड तो दे ही रखा है, फिर भी तुम्हें कम लग रहा है। हाँ, वो तो मैं मानती हूँ कि तुमने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड तो दे रखा है और मैं उससे अपनी ज़रूरतें पूरी भी कर लेती हूँ, पर थोड़ा और पैसा चलेगा ना यार। और कितना पैसा चाहिए तुम्हें? इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट कम है क्या? जब तुम सीईओ बन जाओगे तो हमारा हर साल एक इंटरनेशनल यूरोप ट्रिप होगा, लग्जरी शॉपिंग होगी। बस मैं उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। तुम फटाफट तैयार हो जाओ और ऑफिस के लिए निकलो। कुछ दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक आकाश की तबीयत खराब हो गई और वो ऑफिस से जल्दी घर लौट आया। सर में इतना तेज दर्द है कि आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। बुखार भी बहुत तेज लग रहा है। अच्छा हुआ बॉस ने मेरी हालत देखकर आधे दिन की छुट्टी दे दी। आज तो मैं थोड़ा बहुत नेहा के साथ वक्त बिताऊंगा। इस ऑफिस के कामकाज में उसके साथ समय नहीं बिता पाता हूँ। अरे आकाश, तू इस वक्त घर आ गया,
तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रुक, मैं तेरा सिर छू कर देखती हूँ। अरे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है। हाँ मम्मी, ऑफिस में अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस हालत में कम से कम घर पर थोड़ा आराम तो मिल जाएगा, और नेहा भी घर पर होगी तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मम्मी, नेहा कहाँ है? वो तो गई हुई है बेटा, वो तो रोज़ ही सवेरे निकल जाती है, तेरे जाने के थोड़ी देर बाद। कभी उसकी किटी पार्टी होती है तो कभी शॉपिंग। दोपहर के 2 बज रहे हैं मम्मी, उसे ये भी नहीं पता कि उसका पति किस हाल में है? क्या वो फ़ोन पर भी नहीं बताती कि कहाँ जा रही है? उसका सोशल नेटवर्किंग का दायरा इतना बड़ा है कि पूछो मत। हमेशा तेरे आने से ठीक पहले ही लौटती है वो। तू कमरे में जा, मैं तेरे लिए दवाई और पानी लाती हूँ। दोपहर की बीमारी के बाद वक्त बीतता गया और रात के करीब 8:30 बजे नेहा हाथों में ढेर सारी शॉपिंग बैग्स लिए घर लौटी। रात के 8:30 बज चुके हैं और तुम अब आ रही हो घर? दोपहर से तुम कहाँ गायब थी नेहा? अरे यार आकाश, तुम इस वक्त घर पर क्या कर रहे हो? तुम तो रात को लेट आते हो ना। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ गया था। पर तुम कहाँ थी? ऐसे ही, मैं तो अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर आज थोड़ा घूम रही थी, कुछ शॉपिंग का प्लान था। दोपहर से लेकर रात तक सिर्फ शॉपिंग चल रही थी तुम्हारी? कोई जिम्मेदारी है या नहीं इस घर में? शॉपिंग के बाद हम लोग कैफे में बैठ गए थे, सब लोग गॉसिप कर रहे थे, बस यही सब था। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? नेहा अपने कमरे में चली गई और आकाश लिविंग रूम में अकेला बैठा था। तभी उसके फोन पर लगातार मैसेज आने लगे। इसके आने के बाद से मेरे फोन पर लगातार क्रेडिट कार्ड के बैलेंस कटने के मैसेज आ रहे हैं। कभी 5,000, कभी 10,000, कभी पेमेंट सक्सेसफुल का अलर्ट। इसे मेरी जरा भी परवाह नहीं है, इसको बस मेरे पैसों से लेना देना है, इसको सिर्फ क्रेडिट कार्ड से मतलब है। मेरी माँ मेरे लिए रात रात भर रुकी रहती है, औरों की वाइफ उसके लिए टिफिन बना कर देती है, पर इसे सिर्फ खर्चों से मतलब है। आकाश उदास मन से सोफे पर बैठा था। तभी उसकी माँ सुमित्रा जी उसके पास आकर बैठ गई। बेटा आकाश, तू शांत हो जा, बहुत परेशान लग रहा है। क्या बात है बेटा, मुझे बता। मम्मी, आप खुद गौर करो ना, सबकी वाइफ इतना केयर करती है अपने हस्बैंड का, पर ये मेरी केयर ही नहीं करती कहीं भी। बेटा, शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तो दिल छोटा मत कर। नहीं मम्मी, ऐसे लाइफ नहीं निभ पाएगी, कैसे जिंदगी भर चलेगा? अभी तो सिर्फ शादी के 6-8 महीने ही हुए हैं और ये नतीजा दिखा रही है हमें। बेटा, मैं क्या बताऊं, तू एक बार ठंडे दिमाग से खुद बात कर इससे, शायद समझाने में समझ जाए। माँ के कहने पर आकाश ने हिम्मत जुटाई और बात करने के लिए नेहा के कमरे में गया। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो, सबकी वाइफ अपने अपने हस्बैंड की केयर करती है, पर तुम्हें मेरे लिए भी कोई प्यार महसूस नहीं होता है क्या? ओहो आकाश, तुम फिर से वही इमोशनल ड्रामा शुरू मत करो प्लीज। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ नेहा, तुम मुझसे प्यार भी करती हो क्या, या ये रिश्ता सिर्फ दिखावा है? अरे हाँ हाँ, आई लव यू। देखो, प्यार व्यार सब कहने वाली बातें हैं। केयर वेयर, केयर क्या करूंगी, मम्मी जी हैं, बाइयां हैं, सब कर देती हैं। तो तुम्हारा इस घर में क्या रोल है नेहा? सिर्फ मेरा क्रेडिट कार्ड स्वैप करना? देखो, ये सब फॉर्मेलिटीज ना मुझसे उम्मीद मत करो प्लीज। शादी करनी थी, शादी कर ली। अच्छा, तुम कमा लेते हो, मैं भी सुंदर हूँ, तभी तो तुमने मुझसे शादी की है ना? सुंदर हो सिर्फ इसलिए मैंने शादी की थी? नहीं तो तुम थोड़ी ना करते मुझसे शादी। मैं सुंदर हूँ, तुम्हारे लायक हूँ, तुम्हारी पार्टीज में खड़े होने के लायक हूँ, तभी तो तुमने मुझसे शादी की। इसकी सोच कितनी घटिया है, ये मैं आज समझ गया हूँ। इस रिश्ते को बचाने का अब कोई फायदा नहीं है। एक दोपहर आकाश अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए कैफे पहुंचा था, जहां पीछे वाले सोफे पर नेहा अपनी सहेलियों के साथ बैठी गॉसिप कर रही थी। यार नेहा, तेरा हस्बैंड सच में बहुत बढ़िया है, तुझ पर कितने पैसे खर्च करता है। अरे यार, वो कमाता किस लिए है? मेरे लिए ही तो कमाता है। मैं ऐश नहीं करूंगी तो कौन करेगा? वैसे उनकी फैमिली में और कौन कौन है? उसकी जिंदगी में है ही कौन, बस एक बूढ़ी माँ है, उनके तो कोई ऐश ही नहीं है, तो सारे ऐश तो मैं ही करूंगी ना। वैसे तूने शादी के लिए तुरंत हाँ कैसे कर दी थी? देखो भाई, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि इसका पैकेज बहुत अच्छा था, वरना मेरे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं थी। अच्छा, तो वो तेरे लिए बिल्कुल लट्टू होगा ना? और क्या, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है, जो मैं कहती हूँ वही करता है, मेरे हाथ की कठपुतली है वो। पीछे की टेबल पर बैठा आकाश नेहा की ये सारी बातें सुन लेता है और उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। नेहा की कड़वी बातें सुनने के बाद आकाश ने उसकी असलियत सबके सामने लाने के लिए एक सोची समझी चाल चली थी। नेहा सुनो ना, मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था, जरा इधर आना।
क्या है आकाश, जल्दी बोलो, मुझे अपनी फ्रेंड से फ़ोन पर बात करनी है। ये कुछ पेपर्स है, दरअसल मैं तुम्हारे नाम पर कुछ एक एफडी वगैरह करवा रहा हूँ, तो इन पेपर्स पर बस यहाँ नीचे साइन कर दो। अच्छा, मेरे नाम पर एफडी कर रहे हो? लाओ, कहाँ साइन करना है? ये लो, हो गया, अब मैं जाऊँ? हाँ थैंक्स, तुम जा सकती हो। तुम्हारी उल्टी गिनती अब यहीं से शुरू होती है। इस बात को बीते 6 महीने हो चुके थे। आकाश ने धीरे धीरे नेहा का क्रेडिट कार्ड और सारे खर्चे पूरी तरह से बंद कर दिए थे। आकाश, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड क्यों ब्लॉक करवाया? और मुझे इस महीने का कोई खर्चा क्यों नहीं मिला? देखो नेहा, मेरा ईएमआई चल रहा है, घर का लोन भी चल रहा है। जो एक नया घर लिया है ना, तो उसकी किस्तें जा रही हैं। मैं अभी तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकता, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। थोड़ा मैनेज करो इसी में। क्या मैनेज करूं? मैंने क्या तुमसे इसलिए शादी की थी क्या? मेरी लाइफस्टाइल का क्या? घर में बढ़ते झगड़े को देखकर नेहा ने अपने माता पिता किरण और रमेश को बुलाकर आकाश के घर पर एक बड़ा सा हंगामा खड़ा कर दिया था। ये क्या तमाशा लगा रखा है आकाश? तुम हमारी बेटी को खर्चा पानी नहीं दे रहे हो, उसकी पूर्तियों को नहीं करते हो। ऐसे हस्बैंड से क्या फायदा जो अपनी वाइफ की पूर्तियां ही नहीं कर सकता? पूर्ति? मैं क्या तुम्हारी पूर्ति नहीं करके देता हूँ क्या? तुम्हारे खर्चे नहीं उठाता क्या? अब तो नहीं उठा रहे हो ना? तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? तुमने मेरे लिए आज तक कुछ किया है? तुम मेरी बीवी बनने लायक भी हो? तुमने कभी मेरी केयर की है? तुमने मेरी मम्मी की केयर की है? मेरी मम्मी की छोड़ो, मेरी ही नहीं की आज तक। सवेरे का खाना वाना तुम्हें मतलब नहीं, मैं बीमार पड़ जाऊं तुम्हें मतलब नहीं, मैं जल्दी आ जाऊं तुम्हें मतलब नहीं। तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं है, तुम्हें सिर्फ मेरे क्रेडिट कार्ड से मतलब है, उससे ऊपर और कुछ नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बीवी बनने लायक नहीं हूं ना, तो ठीक है, तो मुझे डिवोर्स दे दो। ले लो तुम डिवोर्स, मुझे इसके बदले करोड़ रुपए चाहिए। करोड़ रुपए? तुमने अपनी औकात भी देखी है कि तुम्हें मैं अब ऐश करने के लिए अपनी मेहनत की कमाई करोड़ रुपए में दूं? बेटा आकाश, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ अब। अरे मम्मी, ये निभा ही नहीं सकती है, इसको सिर्फ मेरे पैसों से प्यार है। मुझे पता लग गया है अब इसके बारे में कि ये सिर्फ मेरे पैसों के लिए ही इसने मुझसे शादी की थी। तमीज से बात करो आकाश, हम तुम्हें कोर्ट और जेल में डलवा देंगे, तुम्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखोगे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और आकाश के बुलाए हुए उनके वकील राघव ने कुछ जरूरी कानूनी कागजात लेकर लिविंग रूम में एंट्री की। शांत हो जाइए मिस्टर रमेश, आप किसी को जेल नहीं भिजवा सकते। आकाश, ये रहे वो सारे पेपर्स। बिल्कुल, ये लो तुम्हारे पेपर्स। डिवोर्स की बात कर रही हो ना तुमने तो डिवोर्स के पेपर में कब का साइन कर दिया था। क्या बकवास है, मैंने कब किए डिवोर्स पेपर पर साइन? ये देखो, उस दिन पेपर साइन करवाया था ना मैंने तुमसे 6 महीने पहले। वो तो तुमने उसका करवाया था, मेरे नाम पे कोई एफडी करवा रहे थे। कोई एफडी नहीं करवा रहा था मैं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है कि मैं तुम्हारे नाम पे एफडी करवाऊंगा? मैं तुम्हारी असलियत अच्छी तरह से जान गया हूँ। ये लो, तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब निकलो मेरे घर से। मिसेज नेहा, ये बिल्कुल सच है, ये आपसी सहमति से तैयार किए गए डिवोर्स पेपर हैं जिन पर आपके दस्तखत कानूनी तौर पर बिल्कुल सही है। मेरे पेपर्स पर साइन होने की जरूरत थी, बस लो आज मैंने वो भी कर दिया। तुम्हारे मुंह से बस डिवोर्स की बात सुनने का इंतजार कर रहा था मैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैंने तुमसे प्यार किया, इसलिए सब कुछ किया, तुम्हारा इंतजार किया, फिर भी। आकाश, तुम मेरे साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते हो। धोखा तुमने किया है नेहा, तुमने साल भर में जता दिया कि तुम्हें सिर्फ पैसों से प्यार है, मुझसे नहीं। और जिस रिश्तों में पैसा है, प्यार नहीं, वो रिश्ता खत्म करना ही ज्यादा जरूरी है। बाय बाय। नेहा गुस्से और हताशा से अपने पैर पीटते हुए अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए घर से बाहर निकल गई थी।